हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 23 तक कर रहे हैं, क्योंकि 2011 में भी प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है। इसलिए 2011 से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को करना चाहिए और मेंस के क्वेश्चन को 2013 से करना चाहिए, क्योंकि 2013 में उनका पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस सीरीज़ में हमारा जो इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप देख रहे हैं जीरो है इसका चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ये लेक्चर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ ही साथ और भी स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, उसमें भी ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये डिस्कशन इस तरह से बनाया गया है कि आपको एक एक ऑप्शन का बारे में पता चलेगा कि ये ऑप्शन किसके बारे में। इसलिए बाकी जो यूट्यूब पे डिस्कशन है, बाकी लोग जो पढ़ाएं हैं, उनसे ये बहुत डिफरेंट होगा। तो ज़रूर देखिए, आपको एक क्वेश्चन से ही पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हम लोग जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 2021 का क्वेश्चन आंसर देखे थे बहुत अच्छे से, जिसमें मैंने बताया था लगभग 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा उस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 90% सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन्वायरमेंट वहाँ से पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी का जो 10% सिलेबस है, उसके लिए 1-2 वीडियो और आएगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है और दूसरी तरफ हिंदी में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल से क्या बनता है, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन से क्या बनता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो बनता है वो कम्युनिटी से बनता है, जिसमें प्लांट और एनिमल्स अपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसी को कम्युनिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और कम्युनिटी क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करता है उसको कम्युनिटी बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। क्या ये इकोसिस्टम का है, जहाँ पे बोल रहा है ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है। सिर्फ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट नहीं करता, मैं बोला बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक, उससे भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म का बात है, नॉन लिविंग का पार्ट नहीं है, इसलिए पहला गलत होगा। ठीक है, ये पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह से कंप्लीट करेक्ट नहीं है। इसमें बोल रहा है बेस्ट डिस्क्रिप्शन, सबसे अच्छा वर्णन। पहला सही होता लेकिन सिर्फ बोलता वर्णन, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन में, इसलिए गलत है। बोल रहा दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पृथ्वी का वो भाग जिसमें जीवित जीव रहते हैं। तो इकोसिस्टम के बाद क्या बनता है, बायोम। अब बायोम के बाद क्या बनता है, बायोस्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है उस पार्ट पृथ्वी का जहाँ पे जीवन रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इकोसिस्टम नहीं बोलते। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ये किसके बारे में है, ये है बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट बोल रहा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो ये सही है, ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी और उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो ये हमारा एकदम सही है कि जीवों का एक समुदाय जिसमें वे पर्यावरण के साथ रहते हैं। सही बात है, रहता है मतलब इंटरेक्ट करता है। फिर तब बोल रहा था फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया जो होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतु को बायोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि पहला किसके बारे में था, ये बारे में था, इकोसिस्टम के बारे में था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं था। ये किसके बारे में, दूसरा ऑप्शन, ये बात है बायोम के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। तीसरा क्या है, कम्युनिटी के बारे में। चौथा क्या है, यह है बायोटा के बारे में। तो हो सके अगला बार आपको इकोसिस्टम की जगह बायोटा पूछ दे, तो आपको याद होना चाहिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जीव जंतु जितने रहते हैं उसको बायोटा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों ऑप्शन को देख लिया, समझ में आया। तो हमारा मकसद सिर्फ आंसर बताना नहीं है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी बताना है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, और ये सब मैंने आपको पढ़ाया है पहले। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो इट फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जहाँ भी आपको दिख जाए फंक्शनल रोल, तो ऑलरेडी आपको याद आ जाएगा कि राहुल सर बताए थे कि इसको हम लोग नीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
नीस। ठीक है, तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ना केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौगोलिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि किस तरह से एक पेड़ में अलग अलग हाइट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पक्षी रहते हैं और जीवित रहते हैं। क्यों रहता है? क्योंकि उनका नीस जो है, इकोलॉजिकल नीस, वो अलग अलग है। ठीक, तो नीस क्या होता है कि एक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म वो का रोल होता है, जो भूमिका होता है, उसी को उसका नीस बोलते हैं। ठीक है, और इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जब होता है जब दो डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं तो बीच वाले एरिया को इकोटोन बोलते हैं। और यहाँ पे एज इफेक्ट होता है और यहाँ पे जो स्पीसीज पाए जाते हैं उसको एज स्पीसीज बोलते हैं। और यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, विविधता बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैनग्रोव, जैसे ग्रासलैंड, जैसे कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, तो वो सब इकोटोन है। समझ में आया? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है। फिर इकोलॉजिकल नीस, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी क्यों क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे वो जीव जंतु रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए पूरा जंगल है, तो जंगल में तो पूरा शेर हर जगह तो नहीं रहता होगा अपने घर में ही, लेकिन ये घूमता होगा बहुत जगह, तो उसको होम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट मतलब जहाँ रहता है घर बना के, और होम रेंज का मतलब होता है जहाँ वो घूमता है फ्री होके। ठीक है, समझ में आया? इसलिए आंसर होगा इसका बी। आपको सब समझ में आ गया? तो इको सिस्टम जो टॉपिक था, ठीक है, उसे 3 क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन आया था? 3 क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? तो एक क्वेश्चन बाद में हम लोग करेंगे जो आया है 2023 में पूछा था, उसका भी हमने इसमें शामिल नहीं किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसे क्वेश्चन पूछा है वो है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, जिससे एक क्वेश्चन आया है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और बताया था कि किस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी होता है। और मैंने बताया था जो कोरल रीफ होता है, जो मैंग्रोव होता है, ठीक है, और जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और जो समुद्री सब होता है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है। इसीलिए समुद्र को मरुस्थल भी बोलते हैं। पानी वाला मरुस्थल को कौन क्या बोलते हैं? समुद्र। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि समुद्र आपको बड़ा दिखेगा, मछली भी लेकिन बहुत कम मिलता है, डाइवर्सिटी बहुत कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मैनग्रोव में, ठीक है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वर्षा वन में, कोरल रीफ में, ये सब में मिलता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अलग अलग टाइप का प्लांट और एनिमल जो मिलते हैं उसका जो हम लोग वेट निकालते हैं, वजन निकालते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो पहला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सही क्रम है? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा से कम। ठीक है, समझ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी समझ में क्या होता है? कितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, कितना मास जो है वेट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वजन कितना। प्लांट, अगर वही एक प्लांट होगा मैनग्रोव में और वही प्लांट अगर मान लो आपका समुद्र में रहेगा, तो समुद्र आपको खाली खाली रहता है। ठीक है, और बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो रेन फॉरेस्ट होता है वो भरा भरा होता है। ठीक है, तो जो जितना सघन होगा उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए, सबसे कम जो प्रोडक्टिविटी होता है हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ये आसान होगा क्वेश्चन। तो जो डेजर्ट होता है उसका प्रोडक्टिविटी सबसे कम होता है। ठीक, उसके बाद जो ओपन ओशियन होता है, खुला समुद्र, उसका प्रोडक्टिविटी उससे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो टुंड्रा होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक टुंड्रा, उससे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा आपका होता है झील का, लेक एंड स्ट्रीम, झील और झरना का। फिर उससे ज़्यादा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड का, शीतोष्ण घास के मैदान का। फिर होता है वुडलैंड का, लकड़ी वकड़ी का, झाड़ी का। ठीक है, श्रब्स और वुडलैंड। ठीक, समझ में आया? फिर उससे ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर लैंड का, कृषि भूमि का। ठीक है, फिर होता है सवाना का, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। ठीक, फिर होता है टाइगा का। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट का। ठीक है, फिर रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, और फिर स्वाम्प का, दलदल का, स्वाम्प्स एंड मार्स, दलदल ज़मीन का। और सबसे ज़्यादा होता है एस्चुरी का और मैंग्रोव का, कोस्टल एरिया का। ठीक है, तो ये हमारा आपका इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो आपने देख रहे हैं कि ओशियन का बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा से कम। तो सबसे कम तो आपको दिख रहा है कि यार क्या मैंग्रोव का सबसे कम होगा? नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गया। लेक्स का कम होगा सबसे ज़्यादा, ओशियन से भी नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए कि झील है उसका ओशियन से ज़्यादा होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर इसमें देखिए मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंग्रोव और एस्चुरी का सबसे ज़्यादा। फिर ग्रासलैंड्स का,
फिर लेक्स का और सबसे कम ओशियन का। ये आपको इतना पता होता है अगर कि ओशियन का सबसे कम होता है और मरुस्थल का सबसे कम होता है, मरुस्थल तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप आसानी से बोलेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से कम में अरेंज करना है। ठीक, तो आपको याद रहेगा ये चीज़। प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, प्रोडक्टिविटी के बारे में डिटेल में, कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो उसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस से बाहर यूपीएससी नहीं जाता है, लेकिन वही है कि अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तब ना, कि वो चीज़ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर आप उल्टा पुल्टा बुक पढ़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। इसीलिए वैसे टीचर से पढ़ो जो ऑलरेडी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया हुआ है। आपको पता है ना कि मेरा 2 नंबर से मात्र इंटरव्यू कॉल यूपीएससी में नहीं हुआ था। ठीक है, और ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। ठीक है, तो आप उससे पढ़िए जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं कि कोई भी पढ़ा दे रहा है अगड़म बगड़म और पढ़ रहे हैं आप, फिर नहीं निकलेगा, फिर आप अपने आपका 1 साल जो है बर्बाद जाएगा। इसीलिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स नहीं निकलता है फिर 1 साल का रिपीट होगा साइकिल। इसीलिए मेरा जो इस चैनल को बनाने का जो लेक्चर है, मकसद जो है इसीलिए कि ताकि बच्चे को गाइडेंस और मेंटरशिप की कोई कमी नहीं हो। ठीक है, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, बाकी हम कर रहे हैं सब। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास पूरा मई तक का टाइम है, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा प्रिपरेशन। बस आप विश्वास करके पढ़ाई करते रहो, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। इससे 5 क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, तो मैं ये भी बताते जा रहा हूँ किससे क्या क्या क्वेश्चन आया और कितने क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज, है ना। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ताकि आपको नेक्स्ट अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है या ऑप्शन में पूछता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लो। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, तो ज़रूर देखिए, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन द इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोल रहा है फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। तो बोल रहा है खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खाती है। तो सही बात है। मेढक है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, मोर को लोमड़ी खाता है। यही तो है फूड चेन, है ना। तो ये हमारा सही होगा, जिसमें एक आदमी एक जानवर दूसरे को खाएगा, सिंपल। फिर बोल रहा है फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। ये बताइए एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है। फूड चेन हमेशा 2 स्पीसीज का होता है, 2 से अधिक स्पीसीज। क्योंकि देखिए मेढक जो होता है वो किसको खाता है, मेढक कीड़ा को खाता है। ग्रास हॉपर किसको खाता है, ग्रास को। तो ग्रास अलग स्पीसी अलग प्रजाति है, कीड़ा अलग प्रजाति है, मेढक अलग प्रजाति है। मेढक को सांप खाता है, सांप अलग प्रजाति है। तो फूड चेन डिफरेंट स्पीसीज में मौजूद रहता है, ना कि एक ही स्पीसी में। ऐसा थोड़ी कि मेढक को खा रहा है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। पॉपुलेशन की भीतर नहीं पाई जाती है, अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में पाया जाता है, अलग अलग प्रजाति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, प्रजातियों का जनसंख्या होता है। तो मेढक का जनसंख्या होगा, मेढक अलग प्रजाति है, सांप अलग है, तो इसके बीच में है, ना कि मेढक के बीच में। समझ रहे हैं क्या ये क्वेश्चन किस तरह से आपको फंसाया था। बोला कि फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के जनसंख्या के अंदर थोड़ी पाया जाता है, यहाँ होना चाहिए विद इन, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए एमंग। ठीक है, एमंग या बिटवीन द स्पीसीज, मतलब 2 स्पीसीज के बीच में, ना कि एक प्रजाति के अंदर। क्लियर है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाय अदर। ये बोल रहा है कि फूड चेन से आपको पता चलता है कि प्रत्येक जीव की संख्या। देखिए संख्या को अगर जानना है तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर हम लोग यूज करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। फूड चेन से हमें नहीं पता चलता है। मैंने बोला कि ग्रास हॉपर जो रहता है वो घास को खा रहा है, तो कितने घास को खा रहा है बता सकते हो क्या, नहीं। ग्रास हॉपर को खा रहा है मेढक, तो बता सकते हो कितना मेढक होगा, नहीं। तो फूड चेन से हमें पता नहीं चलता है कि कितना नंबर है। ठीक है, हमें अगर नंबर जानना है तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, सिर्फ ए। इसी में अब क्या किया यूपीएससी ने, पैटर्न को यहाँ पे चेंज किया। यहाँ पे उसने देगा ओनली 1 पेयर, क्या एक सही है। ओनली 2 पेयर, क्या 2 पेयर सही है, या ओनली 3 पेयर्स, या नन ऑफ द अबव। इसमें बताइए कितने पेयर सही है, कितना मतलब कथन सही है, एक कथन। तो आपका ये होगा। अब इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको पता करना है। तो अब क्या हुआ है, क्वेश्चन जो है टफ हो गया है इस सेंस में, क्योंकि उसके ऑप्शन को
यूपीएससी ने चेंज किया है। ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, जो इस साल किया है और पिछले साल भी कुछ किया था, लेकिन इस साल तो 90% क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा है, ठीक, ताकि एलिमिनेट करने वाले बहुत जो धुरंधर हैं वो सब खत्म हो जाए। मतलब यूपीएससी सीधा चाह रहा है कि आप जो भी पढ़िए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर हो, इसलिए कट ऑफ कम जा रहा है। इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको मैं एलिमिनेशन कभी नहीं सिखाऊंगा कि आप एलिमिनेट करो। हम वहाँ पे एलिमिनेशन यूज करेंगे जहाँ पे लॉजिक काम करेगा। ये सब हम लोग सॉल्व जो कर रहे हैं सिर्फ ज्ञान के आधार पे नहीं, नॉलेज के आधार पे नहीं, बल्कि लॉजिक के आधार पे भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा लॉजिक का कैसे यूज़ करते हैं, ना कि मैं तुक्का तुक्की सब नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं वैसे पढ़ता हूँ, मैं वैसे पढ़ाता हूँ, ठीक। तो इसीलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सही है सिर्फ ओनली 1 सही है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द फूड चेन एंड इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। बोला पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव को डिकम्पोजर जीव के रूप में जाना जाता है। डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज करता है, जिससे डेड बॉडी रहेगा उसको खा के जो ख़त्म करता है उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पता पढ़ाया था, बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, अर्थवर्म है, मिलीपेड है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था आपसे, याद है, मैंने आपको 2021 में कराया था। सेम क्वेश्चन देखिए 2013 में, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर 2013 का क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते तो 2021 वाला भी जो कर लेते, क्योंकि 2021 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है ना। देखिए वायरस, ये बताइए वायरस जो होता है, आपको पता होगा वायरस जो है डेड बॉडी पे नहीं रह सकता, वायरस के लिए हमेशा लिविंग बॉडी चाहिए। और डिकम्पोजर में कैसा बॉडी को सड़ा रहे हैं, डिकम्पोजर मतलब सड़न, तो सड़न करने वाला जीव कौन है उसके बारे में पूछा है। तो उसकी कैसा चीज़ को सड़ाते हैं, खराब जो मर गया है। तो वायरस के लिए हमेशा जो है लिविंग बॉडी चाहिए, जीवित। तो लिविंग बॉडी का डिकम्पोजर थोड़ी होता है, इसीलिए वायरस जो है डिकम्पोजर नहीं है, क्योंकि वायरस के लिए लिविंग बॉडी चाहिए। लेकिन डिकम्पोज जो हम कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, वो नॉन लिविंग बॉडी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है फंगी, फंगी कवक होता है, फंगस है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ होता है, मिलीपेड्स होता है, ठीक है, अर्थवर्म होता है, ये सभी क्या है, डिकम्पोजर है, केंचुआ है, ठीक है। यही सबसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, ठीक है, समझ रहे हो। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, सिर्फ 2 और 3। इसमें यूपीएससी अब ऑप्शन चेंज करके टफ किया है, वो लिख दिया है ओनली 1 पेयर, सिर्फ 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर हो, या ओनली 3 पेयर, या नन ऑफ द अबव। इसमें कितने कथन सही है, कितना चीज़, 2 ऑप्शन सही है, 2 और 3, इसलिए ओनली 2 पेयर होगा। तो अब जो ऑप्शन बनाया जा रहा है क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एलिमिनेशन नहीं लगा रहे हैं। एलिमिनेशन आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपके मान लीजिए आपको पता है वायरस नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। लेकिन अब क्या है कि आपको पता करना है कि कितने कथन सही हैं। तो अब क्वेश्चन को टफ कर रहा है यूपीएससी इस सेंस में कि आपको पूरा जानना पड़ेगा कि कितने कथन सही है, अब एलिमिनेशन नहीं लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। देखिए फाइटोप्लैंक्टन से भी यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। अगर फाइटोप्लैंक्टन अगर आपने पढ़ लिया था 2012 में, तो आपको 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जिस तरह ज़मीन पे हमारा प्लांट होता है, ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, उसी तरह समुद्र में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा, क्योंकि देखिए फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन, ठीक है, जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, छोटा फिश को बड़ा फिश। तो ये हमारा फूड चेन चलेगा ओशियन में, समुद्र में। तो बोल रहा है अगर फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए समुद्र का, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी कारण से महासागर का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो ये अगर प्लांट नष्ट हो जाएगा तो पूरा फूड चेन ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बोल रहा है अगर फाइटोप्लैंक्टन क्या है, प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। तो अगर प्लांट ख़त्म हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, तो CO2 भी बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है द ओशियन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो आपको पता है कि ओशियन जो होता है, समुद्र होता है, महासागर जो होता है, वो कार्बन का सिंक के रूप में काम करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उसी को कार्बन सिंक बोलते हैं। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन ख़त्म हो जाएगा तो कार्बन सिंक नहीं रहेगा ओशियन का, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन है ही नहीं, तो एडवर्सली इफेक्ट होगा कार्बन सिंक। अब वो ओशियन जो है अब उतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और पूरा ही ख़त्म हो गया तो अब ओशियन क्या करेगा, जितना भी एब्जॉर्ब CO2 है सब एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, और उससे CO2 बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन
एकदम सही है। नेक्स्ट है, बोल रहा था फूड चेन्स इन द ओशियन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो सही बात है, अगर फाइटोप्लैंक्टन आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये जो फूड चेन आपने बनाया है वो भी अफेक्ट होगा, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर वुड बी ड्रास्टिकली डिक्रीज। उसका घनत्व तो बहुत कम हो जाएगा। घनत्व का क्या मतलब है, फाइटोप्लैंक्टन से ओशियन का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका, ओशियन का, पानी का होता है ना। तो पानी में क्या होता है, मास कितना वाटर है और कितना वॉल्यूम है, तो पानी के मास में कोई फ़र्क पड़ा। फाइटोप्लैंक्टन तो अलग है, वो पानी में रह रहा है लेकिन पानी से अलग है ना। तो पानी में हम पानी का जब हम डेंसिटी मास निकालेंगे तो पानी में देखेंगे ना कितना उसका वजन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो डेंसिटी से कोई नहीं, डेंसिटी अफेक्ट होता है कि कितना उसमें नमक है, उससे डेंसिटी प्रभाव होता है, ठीक है। डेंसिटी इस चीज़ से प्रभाव नहीं होता है कि कितना फाइटोप्लैंक्टन है, क्या है। बात समझ में आया? क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। अगर फाइटोप्लैंक्टन ख़त्म होगा तो मर के कहाँ रहेगा, मर के रहेगा समुद्र में ही, है ना। तो मास चेंज थोड़ी हुआ, पहले जो जिंदा था मर गया, तो समुद्र का मास कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए डेंसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा गलत होगा। तो यूपीएससी में क्या है, ठीक है। तो जो डायटम होता है दोस्तों, डायटम क्या है आपको पता है कि ये फाइटोप्लैंक्टन है ना। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होगा, उसके बाद सबसे पहले तो ये हो गया, मतलब दो ऑप्शन। अब बताइए, हेरिंग्स मैंने बताया था छोटी मछली होती है, और क्रस्टेशियन मतलब समझ लिए कि और छोटा चीज़। तो हेरिंग्स जो होता है वो क्रस्टेशियन को खाता है, और क्रस्टेशियन जो होता है वो डायटम को खाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा होगा आंसर, क्या हो जाएगा 4 का ए। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाता है, जूप्लैंक्टन को छोटा फिश खाता है, हेरिंग जिसको बोलते हैं, और हेरिंग को बिग फिश खाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब चीज़ हमने आपको बताया है पहले जब हम लोग ओशियन का फूड चेन पढ़ रहे थे। जो बच्चे पढ़े हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी मेरे से बताइए, ये सब पढ़ाया गया है कि नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है ड्यू टू सम रीजन्स इफ देयर इज ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। आ गया वही क्वेश्चन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो बोल रहा है किसी कारण से, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, अगर किसी कारण से तितलियों की प्रजातियों की संख्या में भारी अगर गिरावट आती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, लाइकली कंसिक्वेंसेस, संभावित कारण, ठीक है। बोल रहा है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। सही बात है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तितली होती है वो एक फूल का रस लेकर दूसरे प्लांट पे जाती है, फिर वहाँ जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट ग्रोथ होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन अब बोला है कि सब प्लांट का नहीं, कुछ प्लांट का तो हो सकता है, कुछ तितलियाँ रहती होगी, ऐसा तो नहीं है कि सभी तितलियाँ जो है पॉलिनेशन करवाती है सभी प्लांट का। इसीलिए यूपीएससी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेट किया है कि कुछ प्लांट का पॉलिनेशन जो है परागण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता अगर सभी पौधे तो गलत हो जाता है, कुछ पौधे पे तो एकदम सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर कुड बी ए ड्रास्टिकली इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। कुछ प्लांट में फंगल संक्रमण भारी वृद्धि हो सकती है। ये बताइए फंगल इन्फेक्शन से क्या मतलब है तितली का, क्या तितली फंगस को खा जाएगी क्या, ऐसा कुछ है क्या, कहीं लॉजिक है, कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है। ये तो वही टाइप का क्वेश्चन हो गया कि फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएगा तो ओशियन का डेंसिटी जो है घट जाएगा, उसी टाइप का है। एकदम गलत है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है इसमें, तो डायरेक्ट लॉजिक मिल रहा है कि नहीं। तो लॉजिक आपको हमेशा अप्लाई करना है, लॉजिक आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बोल रहा है इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। बोल रहा है इसके कारण कुछ ततैया, मकड़िया और पक्षियों की संख्या में गिरावट आ सकती है। सही बात है, जो तितली होती है, ठीक है, वो उसको तो मकड़ी खाता है ना, तो तितली मान लो खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कुछ मकड़ी भी लुप्त हो जाएगी। हमें बोल रहा है कुछ प्रजाति, तो सही बात है, कुछ पक्षी भी लुप्त हो सकती है। मान लीजिए कुछ पक्षी है जो एक ही पौधे पे रह रहा है और उस पक्षी का परागण जो है पॉलिनेशन तितली करा रहा है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये एकदम सही है, समझ में आया। तो दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, लॉजिक आपको लग रहा है कि किस तरह से राहुल सर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई रटा नहीं रहा हूँ मैं, एकदम आपको समझा के आगे बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है करेक्ट आंसर क्या है, तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें यूपीएससी अगर इसको पैटर्न चेंज करेगा तो लिखेगा ओनली 1 पेयर, क्या 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर सही है या 3 पेयर। तो इसमें कितने पेयर सही है, ओनली 2 पेयर, 2 कथन इसमें सही है। तो इस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन को टफ किया है। बात समझ में आ रहा है?
अब हम लोग लेंगे अब ये देखिए 2021 का जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग जो है तकरीबन 8-9 क्वेश्चन को देखें और मैंने ये बताया कि किस तरह से इसको यूपीएससी के पीवाईक्यू को प्रीलिम्स को इन्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, मंजिल बहुत दूर है और लेकिन हम प्राप्त कर लेंगे। बस आप जो है विश्वास बनाए रखिए मेरे पे और अपने मेहनत पे और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है जिसमें मैंने इन्वायरमेंट का पीवाईक्यू करवाए हैं पार्ट 1 उसका दे दूंगा, साथ ही साथ पूरा इन्वायरमेंट जो पढ़ा है उसका दे दूंगा। पॉलिटी भी मैंने लगभग 90% सिलेबस पढ़ा है उसका भी दे दूंगा। आप उन लोग को देखते रहिए, बढ़िया समझिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक आपको मार्गदर्शन और गाइडेंस में आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी कीजिए, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।